है। और इसमें जैसे आपने कहा, गरीबी एक बहुत प्रॉब्लम की बात है। नहीं तो कौन माँ बाप अपने बच्चे को बेचेगा, कौन हस्बैंड अपने बच्चे को बेचेगा। तो जब तक के उस माँ बाप को ये पता नहीं लगे कि ये इस अपराध के लिए अगर गीता लूथरा जी सिर्फ गरीबी का नाम देकर अगर आप अपनी बेटी का सौदा कर रहे हैं 60-70 हजार रुपए में, उसे कैसे सही ठहराया जा सकता है? मनीष सिसोदिया साहब, आप ये तस्वीर देखिए, किसी बच्ची को जन्म लेने नहीं दिया जाता, उसके बाद उसके साथ भेदभाव किया जाता है पढ़ाई को लेकर, उसके बाद आगे बढ़ा जाए तो उसका बाल विवाह होता है, उसके बाद आप देखिए उसके साथ किस तरह का शादी होती है तो डोमेस्टिक वायलेंस का वो शिकार बनती है, अगर ऑफिस जाती है तो उसके साथ वहां अभद्र व्यवहार होता है, और अब हमने आपको एक तस्वीर दिखाई कि उसको बेचा भी जाता है और चंद पैसों में उसे बेचा जाता है। इस तस्वीर को आप क्या कहें? कायदे में तो समाज के पतन की पराकाष्ठा है, इससे और क्या पतन होगा। हमने प्रेमचंद की कहानियों में पढ़ा कैसे बच्चे बेचे जाते थे, कैसे हमने मंटो की कहानियों तक पढ़ा, लेकिन वो और हम समझते हैं कि उस दौर का सच था, लेकिन ये आज के दौर का भी सच है और उतना ही बड़ा सच है अगर ये गरीबी की वजह से बेच रहे हैं। लेकिन चाहे जो भी हो, गरीबी इसका कोई एक्सक्यूज हो नहीं सकती। अगर कोई पिता अपनी पुत्री का सौदा इस तरह से कर रहा है तो गरीबी इसका एक्सक्यूज हो नहीं सकती जी। चाहे जमाने का सच जो भी हो, कोई कितना भी गरीब हो, आप इसको एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि साहब बहुत गरीब था इसलिए अपनी बेटी को बेच के कर। ये काबिले माफी है ही नहीं बात। सवाल यह है कि जब काबिले माफी नहीं है तो फिर माफ कैसे हो रहा है? तो हम अपनी महिलाओं की सुरक्षा के लिए कर क्या रहे हैं? 50% आबादी। मैं वही कह रहा हूँ कि जब ये काबिले माफी नहीं है उसके बाद भी ये लोग खुलेआम चल कैसे रहा है? वो इसलिए चल रहा है क्योंकि इस देश के नेता जब विधानसभा में बैठते हैं तो ब्लू फिल्म देखते हुए पाए जाते हैं, जब वो पर्सनल पार्टीज कर रहे होते हैं तो नंगा नाच नाचते हैं। आज ही आप लोगों ने दिखाया है और ये सारे लोग कौन है जिनको आप दिखा रहे हैं? ये जो दलाल हैं, कौन लोग हैं? आप कोई पुरानी फुटेज निकालेंगे बहुत आर्काइव्स वाली तो पता चलेगा अपने जिले के नेताओं के इर्द गिर्द घूमने वाले लोग होंगे, उनका मोबाइल फोन उठा के चलने वाले लोग होंगे। यही लड़के जो आज आपसे लड़कियों की दलाली का सौदा कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उनसे लिंक पाए जाएंगे। आप पुरानी फुटेजेस में ढूंढ मतलब अब हो सकता है पुलिस ईमानदारी से इन्वेस्टिगेट करे, तो अगर आप पाएंगे तो पता चलेगा कि वो कहीं पुलिस के यही पे एक सवाल है जो कि अभी जैसा कि रंजना जी भी कह रही थी और जैसा कि हमने रंजना जी से भी पूछा, न्यूज नेशन अपने रिपोर्टर के जरिए इस पूरे नेटवर्क का भी खुलासा कर रहा है। अभी तो इसके कई परतें हैं जो अभी हम आपको दिखाने जाएंगे और आप जैसे जैसे देखेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कि ये एक वेल ऑयल्ड मशीन है, जहां पर पुलिस प्रोटेक्शन पहले से मिला हुआ है, जहां पर स्थानीय नेताओं का प्रोटेक्शन मिला हुआ है, जहां पर आप जो चाहे वो मनमानी कर सकते हैं और कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। वजह यह है अजय जी कि हम हमारे देश में जब कानून बनाते हैं तो कानून के नाम पे लॉलीपॉप पकड़ाते हैं। हम एक ऐसे कानून की गाड़ी बनाते हैं जिसका हमको पहले से पता है कि चलेगी नहीं, उसके बाद कहेंगे देखो कानून है तो सही। अरे वो कानून पहले से इतने लचर बनाए जाते हैं। वो कह रहे हैं हमारा थानों में हफ्ता जाता है, वो हमारे गुलाम है, हम जिस समय चाहे जिस वक्त चाहे किसी को भी छुड़ा के ला सकते हैं, उनसे हमें किसी तरह का कोई डर नहीं है। रमेश, रंजना जी इसमें मैं सिर्फ जोड़ दूं, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, ये बाकी भी हो सकता है आप दिखाएं। मैं दिल्ली का बता रहा हूँ, दिल्ली के अशोक नगर थाने में कल हमारे सामने एक केस आया है। रंजना जी एक मिनट, हमारे सामने केस आया है, 14 साल की लड़की को एक लड़का, अब वो कह रहे हैं भगा के ले गया है, सो कॉल्ड माँ बाप दर दर की ठोकर खा रहे हैं, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, एफआईआर दर्ज नहीं होता, एफआईआर दर्ज नहीं होता। रंजना जी ऐसे में क्या होगा? नहीं, मैं आपको जो गीता जी ने भी कहा और सबको देश भर में लगता है कि कोई कानून हमारे पास है जो ट्रैफिकिंग को, प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग एक्ट के नाम पर एक कानून चल रहा है इतने दिन से, ना तो वो प्रिवेंशन है ना वो प्रोटेक्शन है। और ये बात बार बार हम लोगों ने कही, आज भी पार्लियामेंट में कानून अभी इंतजार कर रहा है कि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उस कानून को पास करें। आपको मैं बता दूं, और पूरा देश इस समय आपका कार्यक्रम देख सुन रहा होगा, सेक्शन 5C उसमें ये बात हम लोगों ने कही थी कि जो ये धंधा करवाते हैं, जो लोग ब्लू फिल्में बनाते हैं, जो छोटे छोटे बच्चों को ले जा करके अलग अलग कोठों पे बिठाते हैं लड़कियों को, उस बाजार को बंद करिए। जो लोग जाके सेक्स खरीदते हैं उनको आप गिरफ्तार करिए। सेक्शन 5C में यही बात जोड़ी जानी थी, जिसकी वजह तक आज तक वो बिल लटका हुआ है, क्योंकि भारत सरकार के UPA 1 के टाइम के भी 3 मंत्रियों ने कहा था कि अगर हम, और मैं नाम भी ले सकती हूँ, मैं नाम ले सकती हूँ उन मंत्रियों का,
और आज तक वो कानून बदला नहीं गया है। वो पार्लियामेंट में अभी भी जी इन लोगों की सहमति के बने बिना कैबिनेट कमेटी के सामने वो उसको पास नहीं कर रहे हैं। लीजिए नाम उन मंत्रियों। चलिए रमेश, आपसे ये पूछ रहे हैं कि नाम ले लीजिए, नाम जरा ले लीजिए, और साथ साथ एक दूसरा सवाल मैं पूछना चाहूंगा आपसे, लेकिन पहले जरा बताइए ऐसे कौन लोग हैं जिन्होंने आज तक इस पूरे मामले को रोक रखा है? देश के सामने आना चाहिए। देखिए, पार्लियामेंट में जो बात, जब सबसे पहले उस समय रेणुका चौधरी मंत्री थी, उस समय कपिल सिब्बल उस कमेटी के थे, उस समय जब होम मिनिस्टर थे वो पाटिल साहब थे, वो अब नहीं है मिनिस्टर। इन सब लोगों ने मिलकर चर्चा की। मैं स्वयं पाटिल साहब से मिलकर आई हूं और ये ऑन रिकॉर्ड है, ये कहीं कोई छुपी बात नहीं है कि हम लोगों ने कहा था इस बिल में आप सेक्शन 5C को रिटेन करिए और इस बिल को पास करिए। यूपी 1 का समय चला गया। क्या कहा गया, बहाना क्या था? तमाम महिलाओं का रोजगार, उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। इसका मतलब ये है कि तमाम हमारे पॉलिसी मेकर्स वहां बैठ करके ये सोचते हैं कि ये एक रोजी रोटी कमाने का औरतों का तरीका है। किसने कहा ये आपसे? इतनी बड़ी, बिल्कुल आप देखिए ये जितने वहां बैठे हुए लोग हैं उन लोगों, आप यही बात, यही मानसिकता, पार्लियामेंट क्यों नहीं बिल को पास कर रहा है? यही मानसिकता, रंजना जी, यही मानसिकता बिल्कुल यही मानसिकता है। और हम आपको ये भी बता दें कि ये जो खुलासा अभी हम कर रहे हैं, ये जो हमारी खुफिया रिपोर्ट अभी आपके सामने हम पेश कर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी बात ये निकल कर आ रही है कि यहां पर आप सिर्फ महिलाओं को प्रोस्टिट्यूशन या किसी अन्य अवैध काम के लिए नहीं खरीद रहे। आप चाहें तो उनसे खरीद के शादी कर लीजिए, आप चाहें तो उन्हें घर में खरीद कर अपने नौकर बना लीजिए, आप चाहें तो उन्हें खरीदिए और रोज मारपीट कीजिए। आप जो चाहें वो कर सकते हैं, यानी कि आप एक गुलाम खरीद रहे हैं। ये है हमारे मौजूदा भारत की वास्तविकता। एक महिला गुलाम आप खरीद सकते हैं। आइए हम इस रिपोर्ट को और आगे बढ़ाते हैं। जैसे जैसे हम दलालों के नेटवर्क के भीतर घुस रहे थे, इस धंधे के दिल दहला देने वाली तमाम तस्वीरें एक के बाद एक हमारे सामने आती जा रही थी। इसी कड़ी में दलालों के एक ऐसे गिरोह से हमें मिलना पड़ा जिस पर सबसे बड़ा आरोप तो यह है कि अगर आप तय कर दें कि भाई मुझे ये अमुक लड़की चाहिए, तो उस लड़की को अगवा करा सकते हैं, वो आपको मुहैया करा सकते हैं। अब आप सोचिए कि अगली बार आपके घर की महिलाएं आपके घर से बाहर निकल रही हैं तो क्या वो सुरक्षित हैं, क्या वो महफूज हैं? अभी तक तो आप बलात्कार या इस तरह की घटनाओं से डरते थे, अब उन लोगों से डरिए जो आपके घर की बहू बेटियों को अगवा कर सकते हैं और उसके बाद गुलाम बन जाएंगी वो। राजीव और सुनीता से मिलने के बाद अब हमारी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होने वाली थी जो इस घिनौने धंधे का बड़ा सरगना था। गाजियाबाद के लोनी इलाके में सतेंद्र और सुनीता ने हमारी मुलाकात करवाई नवाब से। राजीव और सुनीता से मिलने के बावजूद अभी कई ऐसे सवाल थे जिनके जवाब की तलाश नवाब पर आकर खत्म होती थी। हमारे सवालों की फेहरिस्त काफी लंबी थी, लेकिन नवाब बेधड़क बेखौफ हमारे सवालों का जवाब देता गया और इस धंधे से जुड़े राज का पर्दाफाश करता रहा। हम अपने खुफिया ऑपरेशन के जरिए ये जानना चाहते थे कि आखिर लड़कियों की खरीद फरोख्त के लिए इतनी सारी लड़कियां आती कहां से हैं। हमारी जरा ऐसा बच्चा चलेगा जैसा ये जा रही है। बातचीत में थोड़ा वक्त बीता और जब हमने नवाब को थोड़ा और कुरेदा तो सच अपने आप बाहर आ गया। रात के लिए बुक दिया कि रात के लिए हमारा दौड़ रहना। हाँ। उनने मांगे 500, हमने कह दिया 1000 देंगे रात की चलती। एक बात बताइए। हाँ। और बस हमने उसे पटा ली, फिर हमारी होगी। स्कूल की तो 3 लड़की भेजी उन्होंने। स्कूल की? हाँ, स्कूल की लड़की ज्यादा नहीं। कितनी उम्र की थी वो थी जी एक 17 साल और 18 साल। अच्छा, कौन से स्कूल की थी? यही की है। नवाब के कबूलनामे पर हम सन्न थे। कार में काफी देर बातचीत के बाद नवाब लड़कियां दिखाने के लिए तैयार हो गया। ऐसा देखे लड़की ले गए, हमें पता खरीद के ले गए। आगे ना तो तुम्हारे पीछे पुलिस जाएगी, सुनते रहना, ना कोई गड़बड़ होगी, आगे ले जाएगा, तुम जो मर्जी आओ करो, हमें कोई टेंशन। अच्छा। हाँ। देखो, नाच कूद करो, होटल में रखो, ये शादी करो, जो भी करो तुम्हारी टेंशन। मतलब जैसे बार घर बना दो या कुछ भी करो, कैसे आगे टेंशन तुम्हारी। अच्छा, खुला कह दो। हाँ, धंधा करवाओ। हाँ खूब। अच्छा। हाँ, कुछ भी करवाओ तो बस ये कि मोबाइल की बात मत करवाओ, इनकी
नहीं हो जब इनका जी जम जा तो क्या है मोबाइल। अच्छा एक बात बताओ, राजीव, सुनीता और नवाब से मिलने के बाद हमें हमारे कई सवालों के जवाब मिल चुके थे, लेकिन हम अभी इस नेटवर्क की तह तक जाना चाहते थे। आने वाले दिनों में हमारी मुलाकात उस शख्स से हुई जो खुद को बताता था मुरादाबाद का डॉन। आखिर कौन है ये शख्स? देखते रहिए हमारी खास पेशकश ऑपरेशन द्रौपदी। तो इधर रिपोर्ट देखिए आपने, ये वो शख्स है, इसका नाम है नवाब। और नवाब किस तरीके से सीधे तौर पर कह रहा था कि स्कूल की 3-3 लड़कियों को बेचा है उसने। 17 से 18 साल उन लड़कियों की उम्र है और आप जो चाहे वो कर सकते हैं। रंजना जी, आप बताइए, ऐसे लोगों का क्या किया जाना चाहिए जो लड़कियों को इस तरीके से बेचते हैं और कहते हैं कि बताओ कौन सी चाहिए, हम उसे तुम्हारे लिए ला कर देंगे, बस कीमत दो। देखिए, कानून के तहत ये सबसे गंभीर अपराध है। पूरी दुनिया में देश का नाम शर्म से झुका है, क्योंकि अमेरिका में एक लिस्ट बनती है जिसमें दुनिया के लोग ट्रैफिकिंग के बारे में उनको ग्रेडिंग की जाती है। हम लोग टियर 2 वॉच लिस्ट पर रखे गए हैं। मतलब ये कि हमारे यहाँ ज्यादातर इस समस्या के समाधान के लिए प्रयास नहीं किया जा रहा है। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, इसकी कोशिश नहीं की जा रही है। आप पूरे नेटवर्क का भंडा फोड़ सकते हैं। एक न्यूज चैनल है, इतनी बड़ी पुलिस की व्यवस्था देश की में बैठी हुई है, वो क्या इन तमाम जरियों से इन लोगों तक नहीं पहुंच सकती है? क्या इन लोगों को पकड़ नहीं सकते हैं? कोई ऐसा नहीं कि 1 महीने 5 महीने में इनका नेटवर्क चल गया। ये पिछले 5-6 सालों से ये पूरा नेटवर्क चला रहे हैं। पुलिस के नाक के नीचे नेटवर्क चला रहे हैं, सरकार के नाक के नीचे नेटवर्क चला रहे हैं। और मनीष जी, इनको किसी का भय नहीं है। बिल्कुल भय नहीं है। और भय नहीं होने की, मैंने कहा ना, आप भी खुद बता रहे हैं, पॉलिटिकल प्रोटेक्शन बहुत बड़ी चीज है। इन लोगों के खिलाफ आप FIR करवा दीजिए। ये तो आज चैनल में आ गया है मसला। सामान्य तौर पे अगर किसी पिता की कोई FIR होती है तो नेताजी के यहाँ से फोन आ जाता है और FIR चेंज हो जाती है। लड़की का बलात्कार, लड़की के अपहरण के मसले सीधे सीधे गुमशुदगी में बदल दिए जाते हैं। मास्टरमाइंड नहीं पकड़ा जाएगा। मास्टरमाइंड से ज्यादा बड़ी चीज है जो पॉलिटिकल प्रोटेक्शन है, वो बहुत बड़ी चीज है। मनीष, उनको कौन पकड़ेगा? मनीष, यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा जो है, आज अगर देखें कितना मुश्किल है एक माँ बाप के लिए ये सोचना भी कि उसकी बच्ची सड़क पर महफूज नहीं है। बहुत मुश्किल है। हम लोग दिल्ली में रहते हैं और हमारे घर में अगर कोई बड़ी बच्ची हमारी रिश्तेदार आ जाती है और वो अगर अपने फ्रेंड्स के साथ किसी मॉल में घूमने चली जाए तो शाम को 6-7 बजे के बाद टेंशन होने लगती है कि बेटा जल्दी आ जाना, सेफ नहीं है माहौल। दिल्ली में, राजधानी में, देश की राजधानी में जी। और मैं आश्चर्य करता हूँ, जो रंजना जी भी कह रही थी कि आप कुछ भी हो, एक बड़ा ये रिपोर्ट जो अभी हमने आपको दिखाई, ये सीलमपुर की है, यहीं पास गाजियाबाद, दिल्ली से मुश्किल से 30 किलोमीटर की दूरी पर गाजियाबाद में ये दलाल साफ कह रहा है कि लड़की बताओ, हम उठा के देते हैं। भाई, पुलिस का एटीट्यूड सबको पता है ना कि जब रेप होता है तो उसके बाद 2000 देके उसके बच्चे के मुंह को, बच्चे के माँ बाप का मुंह बंद करने की कोशिश की जाती है। कहता है 14 साल की चाहिए, 15 साल की चाहिए, 17 साल की चाहिए, 18 साल की चाहिए, पैसे ज्यादा लगेंगे। तो खुला खेल। गीता लूथरा जी, अब रंजना जी ने एक बात कही कि इस देश में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स बना दी गई, कानून भी बना दिया गया। आपने मिनिस्ट्री एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने रिहेबिलिटेशन के लिए सेंटर भी बना दिए, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए जो करना चाहिए था, जो प्रिवेंशन की बात हम कर रहे हैं कि ये दलाल आखिर कैसे पनप रहे हैं, इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। देखिए, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और इसमें थोड़ी सी कमजोरी ये है कि जो पिम्प्स और दलाल हैं, इनके लिए मुझे लगता है कि सीता में खाली पनिशमेंट, जो सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट है, उसमें पनिशमेंट 6 मंथ्स इम्प्रिजनमेंट है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आप ये कह रहे हैं, जो दलाल हैं या जो पिम्प्स हैं, इनके लिए पनिशमेंट होनी चाहिए। मुझे लगता है कि प्रोस्टिट्यूशन को तो लीगलाइज कर देना चाहिए, क्योंकि आप प्रोस्टिट्यूट को एक विक्टिम की नजरिए से देखिए और अगर आप उसको, उनके जो राइट्स हैं उनको देखें, तो अगर आप प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज कर दें तो वो जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं जो इन सर्कमस्टेंसेस में फोर्स होके आए हैं जी, देखिए, एक तो चीज है कंसेंशुअल सेक्स। जहां कंसेंशुअल सेक्स है आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, अनलेस के कोई गीता जी माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन कोई रिलेशनशिप हो। गीता जी माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन यहाँ मामला सिर्फ सेक्स का नहीं है। यहाँ मामला दरअसल ये है कि आप जिसे चाहे। बिल्कुल सहमत नहीं हूँ मैं, गीता जी की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। बिल्कुल सरासर गलत बयान है ये,
और इतनी जिम्मेदार व्यक्ति से आना सही नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि जो कानून है अभी जो बना है वो पास नहीं हुआ है। गीता जी, अगर आपने प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज करने की बात की, इसका मतलब जो ये पूरा कार्यक्रम में छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो दिखाया जा रहा है, फिर वो लीगल हो जाएगा कि आप 10 लोग, 20 लोग, 25 लड़कियों को लीगल ला रहे हैं और उनको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। प्लीज डीक्रिमिनलाइज द गर्ल्स हु आर देयर इज अ डिफरेंट मैटर गीता जी, बट आप बिल्कुल इस बात एक मिनट, आप मेरी पूरी बात तो खत्म करने दीजिए। नहीं गीता जी, बहुत गैर जिम्मेदारी हो जाएगी हम लोग की तरफ से। रंजना जी